हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। द नोटबुक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम नया सेशन लेकर हाजिर हैं द हिंदू का। आज जो इम्पोर्टेंट्स हाइलाइट्स हैं उसको हम देखेंगे इन डिटेल। आपके पीटी और मेंस दोनों को लेकर के हम चर्चा करेंगे उस पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हमारे की हाइलाइट्स हैं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला न्यूज आज है और ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। आपका जीएस पेपर 3 में आपको ये हेल्प करेगा। क्या है? पहली न्यूज है, गिग वर्कर्स सफर फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी रेगुलेशंस। ये एक स्टडी आई है, एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको क्या है, अभी सोशल सिक्योरिटी उस लेवल पे नहीं मिल पा रही है। तो हम पहले चर्चा करेंगे कि गिग वर्कर्स क्या है, गिग इकोनॉमी क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन अर्थव्यवस्था में, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उनके क्या चैलेंजेस है सोशल सिक्योरिटी को लेकर के। तो ये हमारा पहला आर्टिकल रहेगा। दूसरा आर्टिकल है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम। अभी जो टोल कलेक्शन सिस्टम है उसमें कुछ नई चीजें क्या है, फॉर्मेशन करने का जो नितिन गडकरी जी का अभी विजन है, तो उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं उसको हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ में ये आपको जीएस पेपर 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक होता है वहां से आप इस पूरे आर्टिकल को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोल कलेक्शन की बात हो रही है, तो ये क्या है, आपके अवसंरचनागत विकास से संबंधित हो जाता है। अगर रोड अच्छी होगी और टोल कलेक्शन तो रोड से ही रिलेटेड है, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी वाले पेपर में इस चीज को कोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ आंकड़े भी देख लेंगे, साथ के साथ हम ये भी देख लेंगे कि क्या नए अपडेट्स उसमें आए हैं, और हम ये भी देख लेंगे कि पहले क्या व्यवस्था थी। इन सब चीजों के इर्द गिर्द ये पूरा टॉपिक रहेगा। अगला है हाईलाइट, व्हाट आर द फैक्टर्स पुशिंग बिटकॉइन टू अ न्यू ऑल टाइम हाई। अभी जो ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन के बारे में चर्चा करूंगी मैं कि क्या होता है बिटकॉइन। ये एक डिजिटल करेंसी होती है। तो बिटकॉइन जो है अभी देखा गया है कि पिछले 2-3 साल के बाद से फिर से अपने हाईएस्ट नंबर पे पहुंच गया है। जिस इसका यूज है वो अपने हाईएस्ट नंबर पे पहुंच गया है, बहुत ज्यादा, अराउंड 69,000 बिलियन डॉलर का कुछ इसका व्यापार हो चुका है। तो इससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, हम इसको इन डिटेल चर्चा करेंगे, और ये भी आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आज के जो भी टॉपिक्स हैं मोस्टली वो क्या है, आपके इकोनॉमी जीएस पेपर 3 से रिलेटेड हैं। अच्छे आर्टिकल्स हैं तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, अगला जो है टॉपिक है, रिपोर्ट टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन इंडियाज जीरो फूड चिल्ड्रन। अभी कुछ टाइम पहले ही इंडियन जो हंगर रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया की जो स्थिति है बहुत ही खराब थी। तो उस वैसा ही एक और रिपोर्ट आई है जीरो फूड चिल्ड्रन को लेकर के, कि हमारे यहाँ भारत में जो बच्चे हैं उनको खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। स्पेशली जो 6 महीने से लेकर के 23 मंथ तक के बच्चे हैं उनको क्या है, बहुत ही ज़्यादा खाने से संबंधित समस्याएं हो रही है। तो क्या है पूरा सिनेरियो देखेंगे। ये जो आर्टिकल है वो यूपी और अदर जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, उस पर बेस्ड है। तो हम इसको पूरा इन डिटेल चर्चा करेंगे और क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं उसको भी हम इसमें चर्चा करेंगे। अगला है, पुअर नेशंस इन एस्टिमेटेबल गिफ्ट टू द रिच। ये पुअर नेशंस और रिच के बीच की बात है। क्या है ये पूरा आर्टिकल? इसमें ये बताया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां से माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारे यहाँ से देखा होगा कि पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर, लेकिन वो क्या करते हैं, ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कि वो विदेश में जा करके काम करें। तो यही वो पूरा आर्टिकल है। इसमें बोला गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनको डेवलपिंग कंट्रीज को थैंक यू बोलना चाहिए, उनको कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से डेवलपिंग कंट्री से सस्ते दामों पर इतने अच्छे पढ़े लिखे ट्रेनर्स या डॉक्टर्स जो है वो डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हैं और अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये एज अ गिफ्ट के तौर पर देखना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज को। यही पूरा आर्टिकल है, तो इसको भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले ये हर बार की तरह मैं बोलती हूँ कि 72% हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ देख रहे हैं वीडियो, लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको हमारा जो ये सेशन है, हमारी पहल अच्छी लग रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें नोटबुक चैनल को, और हमारे साथ लगातार बने। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और क्या है, गिग वर्कर्स सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी रेगुलेशंस। एक स्टडी आई है जिसमें ये बोला गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके वर्किंग आवर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो उनकी सोशल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले गिग वर्कर क्या होते हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, और क्या हम वे फॉरवर्ड उनको दे सकते हैं।
तो सबसे पहले इस जो स्टडी आई है उसमें बोला गया है कि जो गिग वर्कर्स है, स्पेशली जो कैब ड्राइवर्स की बात की गई है, उसमें बोला गया है कि उनका जो वर्किंग आवर है वो तो 14 आवर अ डे है, मतलब वो 12 से 14 घंटे डेली काम कर रहे हैं। और ऐसे के मतलब लगभग 83% लोग हैं जो 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जब बात आती है सोशल सिक्योरिटी की तो वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है हमारे एग्जाम को लेकर के कि क्या होते हैं गिग वर्कर्स। चलिए, तो हमारे लिए इसमें जो आंकड़े दिए हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि आपके ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है इकोनॉमी के सेक्शन में, तो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि गिग इकोनॉमी जो है वो एक मुक्त बाजार प्रणाली है। मुक्त बाजार प्रणाली कहने का मतलब है कि ओपन मार्केट में ये चीजें चल रही हैं। अनऑर्गेनाइज्ड जो अनौपचारिक संगठन होते हैं, इस तरीके के गिग वर्कर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली होती है। गिग वर्कर्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस्ड नहीं होते हैं, किसी कंपनी में किसी नियोक्ता ने उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उनको नहीं अपने यहाँ अपॉइंट किया होता है, वो एज अ फ्रीलांसर काम करते होते हैं। तो गिग इकोनॉमी में ऐसे गिग वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है। और आज के जो ऑनलाइन माध्यम के जमाने में आप देखेंगे कि ओला, जोमेटो, स्विगी, इन तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ओला, उबर के माध्यम से आपकी जो ड्राइविंग की जो सुविधा है वो मिल रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो कैब ड्राइवर्स वगैरह जो है वो क्या आते हैं, ये गिग वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं। ये क्या होते हैं कि किसी कंपनी ने इनको एज अ परमानेंट वर्कर नहीं रखा होता है, ये संविदा पे भी नहीं होते हैं, ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब हाँ हम हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो हम आपके यहाँ पे काम करेंगे। सामने वाले से ये डिस्कस हो जाता है कि हाँ आप इतने घंटे काम करेंगे, आपको उसके बेस पे इतने पैसे मिलेंगे। किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी ऐसी नहीं होती कि भविष्य निधि खाता में आपका अकाउंट होगा या हम आपको क्या है स्पेशल अलाउंसेस देंगे, ऐसा कुछ भी जो है सोशल सिक्योरिटी इन गिग वर्कर्स को नहीं मिली होती है। तो गिग इकोनॉमी में इन गिग वर्कर्स का बहुत बड़ा जो है रोल है, आज के दिनों में बढ़ता जा रहा है। और ऐसे गिग वर्कर्स जो है वो क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था की एक नींव है, एक कुंजी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ये जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उस सिनेरियो से देखा जाए तो गिग वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन हमारे इंडिया में और ओवरऑल भी क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए नहीं गए हैं इनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के। तो वही इसी टॉपिक पे पूरा ये आज का आर्टिकल था और उसमें गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा की बात की गई थी। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए इंडिया में एक सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में आई है, लेकिन उसमें भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि मातृत्व लाभ से रिलेटेड बात उसमें नहीं की गई है। परिभाषित तो कर दिया गया है कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, लेकिन उनको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए और क्या बहुत सारे लूप होल इस संहिता में भी हैं, इसको लेकर के पूरा कंसर्न रहता है हमेशा। क्या लूप होल्स होते हैं कि इसमें कुछ चीजें मेंशन की गई है कि 10 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय कहीं पर है एज अ गिग वर्कर, तो फिर वो कंपनी आती है गवर्नमेंट के रूल के अंदर में और फिर उस कंपनी को कुछ नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। लेकिन कंपनियां भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं, नियोक्ता भी है वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी कंपनी को बोला गया है कि आपके यहाँ 100 एम्प्लॉय होंगे तब आपको कुछ % टैक्स देना होगा, मान लीजिए 10% टैक्स देना होगा, तो वो कंपनियां क्या करती हैं, 100 की जगह पे 99 वर्कर्स को ही अपॉइंट करती हैं, सो दैट क्या हो कि उनका जो 100 का ये जो स्कोर है वो क्या है, रीच ना हो और फिर उनको टैक्स वगैरह ना देना पड़े। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसी तरीके का काम जो है वो गिग वर्कर्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो गिग वर्कर्स की सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ा कंसर्न आज के दिनों में देखने को मिल रहा है। अब एक टर्म तो ये होता है गिग वर्कर का, एक टर्म इसमें एक और है प्लेटफॉर्म वर्कर का। तो जो मैंने अभी बात की थी ओला उबर से रिलेटेड, वो एक प्लेटफॉर्म वर्कर की तरह भी है। गिग वर्कर तो आ जाएंगे अनौपचारिक क्षेत्र में, ऐसे लोग जो क्या है औपचारिक माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म वर्कर में कौन से लोग आएंगे, जो ऑनलाइन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सारे। तो ये गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार होता है कि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है कि गिग वर्कर क्या होते हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं। तो इनके बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, होते तो ये भी गिग वर्कर के जैसे ही हैं, लेकिन इनका जो काम है वो मोस्टली क्या होता है, ऑनलाइन होता है, तो इसलिए इनको प्लेटफॉर्म वर्कर बोला जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था, इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे बताई और मैंने साथ के साथ में सामाजिक सुरक्षा संहिता के बारे में भी बताया।
एक और चीज है कि एक रिपोर्ट आई हुई है जिसके माध्यम से बताया गया है कि इंडिया में 2025 तक ये गिग वर्कर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसीलिए ये पूरा आर्टिकल है, इसीलिए ये कंसर्न जताया गया है कि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इन फ्यूचर अगर इन गिग वर्कर्स की, और अगर इनकी कंडीशन अभी इतनी खराब है कि इनको 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, जब अमाउंट पेमेंट की बात आती है वो भी बहुत कम है। इसी आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो 12-14 घंटे काम करने के बाद भी लगभग मात्र 15,000 ही वो सैलरी अर्न कर पा रहे हैं। वो भी क्या है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि हाँ 1 महीने में दिया जाएगा। कई जगह पे ऐसे गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनको डेली बेसिस पे ये दिया जाता है पैसा। तो बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं लोग, और वर्किंग आवर 12-14 घंटे हैं और जो वेतन है वो बहुत कम है। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं जो इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं, और ये आज के दिनों में चिंता का भी विषय है। तो इस पर पूरा आधारित ये आर्टिकल था। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम। अभी जो है, जो हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने टोल कलेक्शन सिस्टम में क्या है चेंजेस करने की बात की है। ये चेंजेस क्या है, ये अभी उन्होंने बोला है कि जो टोल कलेक्शन सिस्टम है उसको हम पूरा सैटेलाइट बेस्ड करने वाले हैं। सैटेलाइट बेस्ड करने का मतलब है कि अब जो टोल कलेक्शन होगा वहां पर सैटेलाइट के थ्रू उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, और सैटेलाइट से हम पिक्चर ले पाएंगे कौन सी गाड़ी निकल रही है, उसके नंबर क्या है। इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को लेकर के ये पूरा सुधार किया जाने वाला है। तो हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, वो हर दिन हर समय इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि कैसे हम नई नई चीजें अपने सड़क के मामले में या संरचना के मामले में नई नई चीजों को इवॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन दिनों में ये। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है उससे रिलेट करेगा। इकोनॉमी में एक आपने मेंस का जब सिलेबस देखा होगा तो उसमें होगा कि इकोनॉमी में एक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड भी एक टॉपिक आता है, और उसमें आप इस चीज को अपने डाटा के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सब सड़क अवसंरचना की बात, टोल टैक्स की बात की जा रही है, मतलब रोड के मेंटेनेंस की बात की जा रही है कि अच्छा रोड बनेगा और फिर वहां पर टोल वसूल किया जाएगा। अब अच्छी रोड होगी तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, लोग इजीली कम टाइम में जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। जो संसाधन है, जो आपके अनाज हैं, आपकी फल और सब्जियां हैं, ये भी बहुत कम समय में आसानी से पहुंच जाएंगी। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फूड ग्रेन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब कोई भी चीज, अनाज है या फल है, सब्जियां, उनके रेट्स बढ़ते कब हैं, उनमें बहुत सारे फैक्टर उनके पीछे काम करते हैं। जैसे कि मान लो कभी पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो गया, रोड अच्छी नहीं है, या किसी सामान को 1 दिन 2 दिन लग गए कहीं दूसरी जगह पहुंचने में, फिर वो खराब हो जाती हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जो दाम है ना, प्राइजेस हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर आप सड़क अवसंरचना से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसको आप अपने पीटी के लिए या फिर मेंस के लिए, पीटी में तो ये उतना काम नहीं आएगा, लेकिन मेंस के लिए आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ से अपने लिए यूजफुल चीजें निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह की गई है कि इसमें क्या किया जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से अब पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। और उस सैटेलाइट में यूज किसका किया जाएगा, तो एक हमारे यहाँ पे इंडिजिनस, जो स्वदेशी रूप से निर्मित सैटेलाइट है गगन, ये नेविगेशन सैटेलाइट है, भारत के द्वारा निर्मित है। तो इस सैटेलाइट, गगन सैटेलाइट के माध्यम, गगन नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाएगा, ये पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको पता होगा कि अभी तक इंडिया में जीपीएस सिस्टम चलता था, जीपीएस सिस्टम को बदल करके या उसको, ये भी चलता है। और इसके साथ साथ ये भी हमारा फोकस है कि ये जो गगन आया हुआ है, ये 2010 में हमारे इंडिया के द्वारा बनाया गया, इसरो ने बनाया है इसको। तो 2010 में जब ये गगन आया तो उस टाइम पे क्या था, अमेरिका और रसिया जैसे, मतलब 2-3 कंट्रीज के पास ही अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम था। तब जाके भारत चौथा ऐसा देश बना जिसके पास में खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम है फिलहाल। और ये बेनिफिट कहाँ करता है, जैसे जीपीएस है, यूएसए की वो टेक्नोलॉजी है, तो हमें क्या है, यूएसए के ऊपर पहले डिपेंड रहना पड़ता था। तो उस चीज को हमने क्या किया है, कम करने के लिए, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमने खुद का एक नेविगेशन सिस्टम बनाया, गगन। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। तो इसी गगन का प्रयोग अभी हम यहाँ पर करके क्या करेंगे, टोल टैक्स वसूल करेंगे। तो टोल टैक्स में वसूल करने के क्या है, मतलब कि
मतलब ये है कि अभी तक क्या होता था, जैसे आपकी गाड़ियों के आगे फास्ट टैग लगा होता है। फास्ट टैग क्या होता है, आप जब टोल नाके पे जाते हैं वो जल्दी से आपके फास्ट टैग को क्या स्कैन कर लेता है कैमरे के थ्रू, और आपको बहुत ज्यादा रुकना नहीं पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि गाड़ियां रुकी, फिर पर्ची कटी, फिर आपने पैसे दिए और फिर तब जाके आपकी गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही फास्ट टैग को स्कैन किया, 2 मिनट में आपकी गाड़ी आगे हो गई और आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो गए, है ना। तो ये वाला जो सिस्टम है इसमें और इजाफा करने के लिए अब क्या होगा, सैटेलाइट बेस जो है वो टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। इसमें एक चीज ये भी होगी, फायदा ये भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियां रुकती नहीं है, टोल नाके को तोड़ करके वो आगे बढ़ जाती हैं। तो जब आप जीपीएस के थ्रू किसी चीज को अगर मॉनिटर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, जीपीएस के थ्रू वहां से आप डाटा किसी भी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसको आप स्कैन कर सकते हो, उसकी फोटो ले सकते हो, सो दैट उसको कैच करना, उसको पकड़ना आसान रहेगा, है ना। तो ये एक बेनिफिट यहाँ से हो गया, मतलब कि एक तीर दो शिकार वाले काम हो गए कि हमारा टोल टैक्स भी अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, साथ के साथ में अगर कोई बचना चाहता है इस चीज से तो वो भी बच जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम टोल टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं तो हम रोड को अच्छा बनाने के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि जो नेशनल हाईवेज हैं उसको और अच्छा किया जाएगा, और उसके साथ साथ क्या किया जाएगा, जो एक ओबीयू करके है, ऑन बोर्ड यूनिट लाई जाएगी, और इसके माध्यम से जो टोल टैक्स को वसूल करने का जो सिस्टम है वो और भी ज्यादा आसान किया जाएगा। तो पूरा जो टॉपिक है, पूरा जो ये आर्टिकल है वो इसी टोल टैक्स के इर्द गिर्द है कि क्या हम और बेटर कर सकते हैं। इसमें कुछ एक दो चीजें बोली गई हैं जो मैंने बताई भी हैं आपको, और ये भी चीज है कि यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड फास्ट टैग फॉर टोल कलेक्शन वाज रोल्ड आउट फ्रॉम 2016 एंड मेड मैंडेटरी ओनली फ्रॉम February to 2021। ये जो ऐसा नहीं है कि ये जो नई चीज आ रही है अभी फिलहाल सैटेलाइट बेस्ड टोल टैग, तो आपका फास्ट टैग वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। फास्ट टैग भी बना रहेगा आपका, और साथ के साथ में सैटेलाइट बेस्ड टोल टैग कलेक्शन भी बना रहेगा आपका। दोनों चीजें अपने आप साथ साथ चलती रहेंगी। और ये आंकड़ा बताया गया है कि जो 2016 में ये फास्ट टैग आया था, उसके बाद से 2021 से ये फुल्ली क्या है इम्पोज हुआ, और 98.9% ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू टोल जो 2023 में इसके माध्यम से फास्ट टैग के माध्यम से 98.9 जो % व्हीकल्स हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी टोल से पास होते हैं उनसे हम अपना जो टोल है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो फास्ट टैग कितना अच्छा काम कर रहा है इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है। साथ के साथ में अब उसी में और एक टेक्नोलॉजिकल जो है इन्वॉल्वमेंट जो इवॉल्व करके ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आया है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी बोले गए हैं। चैलेंजेस ये बोले गए हैं कि अभी तक इंडिया में इतना जो है मामला, जो इतने जो चीजें हैं, इतनी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। एक तो बात यह है कि आपकी बैंक डिटेल वगैरह सारी चीजें होंगी कि अकाउंट से लिंक होगा, तो वो पर्सनल डेटा का ब्रीच होने वाली भी एक चीज रहेगी कि आपके निजता का हनन ना हो, आपकी जो प्राइवेट जो डिटेल्स है वो कहीं सार्वजनिक ना हो जाए। एक थ्रेट तो ये है। दूसरा थ्रेट ये है कि जो ओबीयू के माध्यम से हम टोल कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एरर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी क्या होता है, दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाया है। तो ये दिक्कत रहती है कि कई बारी मान लीजिए कि गाड़ी आगे बढ़ गई, आपको सरकार को और ये लगा कि हाँ पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई, पैसे आए ही नहीं अकाउंट में गवर्नमेंट के। तो ये सारे 2-3 छोटे छोटे इश्यूज हैं। तो इसके लिए भी इस आर्टिकल में बोला गया है कि इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो पूरा मुद्दा क्या है, क्या उसमें टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन किए जा सकते हैं और क्या उसके चैलेंजेस हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सुधारा तो इस ऐसे ही जा सकता है कि जो पहले आप नेटवर्किंग वाला जो हमारा चीज है, प्रौद्योगिकी है, उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। ये आप इंश्योर करिए कि जो आप ऑनलाइन टोल कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं उसमें कोई भी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चूक नहीं होगी या कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये पूरा ये आर्टिकल था और उसमें जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको डिस्कस किए। जीएस पेपर 3 से ये आपका रिलेट करता है। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स पुशिंग बिटकॉइन टू अ न्यू ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पर चर्चा तीसरे टॉपिक की बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन को सबको पता होगा कि आज कल जो है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ही फेमस है लोगों के बीच में।
बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन है एक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी कहने का मतलब है कि इसको आप क्या है, कागज के फॉर्म में अपने पास नहीं रख सकते। बिटकॉइन के लिए एक अलग से खाता बनता है जिसको लेजर बोलते हैं, और उस लेजर में ये बिटकॉइन एक साइन मुद्रा के रूप में रहता है कि आपके अकाउंट में 10,000 कॉइन्स हैं या 20,000 कॉइन्स हैं, वो क्या है, वर्चुअली है, मतलब रियल आपके पास कोई करेंसी नहीं है, लेकिन आपके एक अलग से लेजर अकाउंट बना हुआ है जिसमें ये बिटकॉइन क्या है, वहां पे रखा हुआ है। तो ये पूरा बिटकॉइन जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल करेंसी है, बोलना चाहिए एक डिजिटल करेंसी है, और हमेशा ये बहुत चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि इसके रेगुलेशन को लेकर के अभी बहुत सारी सरकारें जो है वो डाइसी हैं। डाइसी हैं क्यों? क्योंकि ये जो बिटकॉइन है ये अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा अप डाउन ला देता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेट कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कभी इसका रेट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कभी ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसका मार्केट एकदम से हाई चला जाता है, और फिर इसका मार्केट कभी एकदम से लो चला जाता है, तो क्या होता है कि लोगों को लॉस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये पूरा बिटकॉइन जो है एक डिजिटल करेंसी है, और इसके रेगुलेशन को लेकर के हमेशा मुद्दा रहता है। फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों आया है? न्यूज़ में इसलिए आया है कि मार्च 5 अभी अभी जो रिसेंट मार्च 5 गया है, उसमें जो बिटकॉइन है वो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन गया है, और लार्जेस्ट ये 2021 के बाद से इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और लगभग 170.63 डॉलर का क्या हुआ है, यहाँ पर बिजनेस हुआ है बिटकॉइन का। तो इतना ज़्यादा ये बिटकॉइन का यूज़ क्यों बढ़ रहा है, उसको लेकर के फिर से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या इसके चैलेंजेस हैं, व्हाट आर सम चैलेंजेस। उसके बाद बताया गया है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको क्या जानना चाहिए जब ये इस मार्केट में वो आ रहे हैं, जब वो बिटकॉइन के मार्केट में एंट्री मार रहे हैं, तो उस समय में उनको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बारे में है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, पूरे पॉइंट्स में इसके डिस्कस करूंगी। साथ के साथ सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बिटकॉइन एक्चुअल में होता क्या है। तो बिटकॉइन मैंने पहले ही बताया, ये इसकी पिक्चर है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटल करेंसी बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, और विकेंद्रीकृत कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ क्या है कि यह किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित नहीं है। तो विकेंद्रीकृत कहने का मतलब यही है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी गवर्नमेंट अभी तक इसको रेगुलेट करने के मामले में बहुत ज़्यादा क्या है, अभी डाइसी है। क्यों? कई एक दो कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बिटकॉइन के ऊपर में अपना बनाया हुआ है रूल, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं कर पाई हैं। तो बिटकॉइन है एक डिजिटल मुद्रा जो कि क्या है, विकेंद्रीकृत बाजार में घूमती रहती है, जिसके ऊपर में किसी सेंट्रल बैंक का या सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं है। हमने पिछले साल कुछ चेंज किए बिटकॉइन से रिलेटेड, जो है हमने अपनी पॉलिसी कुछ बनाई है। बजट में भी बोला गया कि जो बिटकॉइन के थ्रू अगर पेमेंट करता है, कोई व्यापार करता है, तो उसमें 30% समथिंग का जो टैक्स है वो वसूला जाएगा। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी पूर्णतः जो एक रेगुलेशन है या पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो बिटकॉइन पे नहीं आ पाया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बिटकॉइन है क्या, ये काम कैसे करती है। तो क्रिप्टो करेंसी काम करने के लिए एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे मैंने कि बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक लेजर बनता है ना, खाता बनता है। जैसे कि आपके एक अकाउंट होता है किसी भी बैंक में, उसी तरीके का एक लेजर अकाउंट बनता है बिटकॉइन के लिए, और जो भी दो व्यक्तियों के बीच में बिटकॉइन के माध्यम से अपना आदान प्रदान होता है करेंसीज का, उसको इस लेजर में क्या किया जाता है, इनपुट और आउटपुट के रूप में रखा जाता है। मतलब कि इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, आउटगोइंग हुई, इसको ध्यान में रखा जाता है। तो बिटकॉइन और लेजर का यही सिस्टम है, इतना आपको जानना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। चलिए आगे बताती हूँ मैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, बिटकॉइन के साथ साथ में कुछ अन्य करेंसीज भी हैं। तो आपको कहीं ऑप्शन में अगर बन जाए कि क्या होता है, कि केवल बिटकॉइन ही है, और कई बार ना आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें रहती हैं, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बिटकॉइन ही केवल एक डिजिटल करेंसी नहीं है, बिटकॉइन के साथ साथ एथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, बिटकॉइन कैश, ये कुछ अन्य क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिलहाल अभी जो न्यूज़ में आई है बिटकॉइन, वो क्यों आई है, क्योंकि ये हाईएस्ट हो गई है, और बिटकॉइन हाईएस्ट हो गई है, इसका कुछ 1000 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का जो है वो व्यापार अभी फिलहाल में हो गया है। तो एक कंसर्न फिर से एक उभर के आया है कि क्या ये इतना सेफ है
और इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो बिटकॉइन के साथ साथ जो दूसरी सबसे हाईएस्ट मुद्रा वो ये इथेरियम है। इथेरियम जो है वो सेकेंड हाईएस्ट करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। तो इथेरियम को भी याद में रखेंगे अगर ऑप्शंस में आपसे कहीं पर बन जाए कि क्या होता है ये, और फर्स्ट है बिटकॉइन, ये सेकंड है, तो आपको पता होना चाहिए। लगभग $1000 बिलियन का इसका व्यापार है अगर, तो $500 बिलियन का जो है इथेरियम का व्यापार है फिलहाल में। तो ये दो अभी जो है हाईएस्ट चल रहे हैं बिटकॉइन के माध्यम से, बिटकॉइन करेंसी के मार्केट में। ठीक, अभी हमने चर्चा कर ली, अब हम देख लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि रेगुलेशन की बात तो हो रही है, भारत में भी चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे रेगुलेट पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं। अभी क्या स्थिति है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी स्थिति फिलहाल ये है कि उतार चढ़ाव की स्थिति है, मतलब अभी भी पूर्णतः रेगुलेशन नहीं है। आरबीआई ने क्या किया था, क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के खिलाफ कई चेतावनियां समय समय पर जारी की हैं और वो जोखिम पैदा कर सकता है, इसके रिलेटेड रेगुलेशंस भी वो टाइम पे लाती रहती है। 2018 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जो क्या कर रहा था, वित्तीय संस्थानों को डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने से रोक रहा था। तो 2018 में यह मामला गया था कि जो रेगुलेशन है ना, आरबीआई ने क्या किया था कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये गलत है, वित्तीय संस्थानों के ऊपर में आप इस तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर 2022 में क्या हुआ, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में उल्लेख किया कि किसी भी आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी संपत्ति का हस्तांतरण 30% की कटौती करके दी जाएगी, कर कटौती। मैंने जो पहले ही बताया कि बजट में 2022 के बजट में इसको चर्चा की गई कि अब जो क्रिप्टो करेंसी में जो भी लेन देन होगा उसमें क्या होगा, 30% का टैक्स दिया जाएगा। तो ये पूरी चर्चा इस बिटकॉइन के टॉपिक से रिलेटेड थी। और बिटकॉइन क्या होता है उसको मैंने डिस्कस किया कि ये एक डिजिटल करेंसी है। उसके बाद मैंने ये बताया कि भारत में क्या स्थिति चल रही है। तो 2018 में रेगुलेट करने की बात की गई थी आरबीआई के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने उसको क्या किया था, सीधे खारिज कर दिया था। और उसके बाद 2022 के बजट में उस पर 30% जो है वो टैक्स लगाया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, उसको अभी ये जो चर्चा है वो 1-2 दिन और चलती रहेगी। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल जब इस पर आएगा तो हम उसको और इन डिटेल चर्चा करेंगे और अच्छे से और सभी आयामों को देखते हुए चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रिपोर्ट टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन इंडियाज जीरो फूड चिल्ड्रन। मैंने जब ये हाईलाइट बताया उसी समय में बताया कि इस साल जो है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई थी और उसमें भारत की स्थिति क्या थी। भारत को रैंक मिला था 111 रैंक थी भारत की, और ये बहुत ही खराब थी। लगातार तीसरे साल भारत को, ये थर्ड ईयर था जब भारत को इतनी खराब रैंक मिली थी। बहुत कंट्रोवर्सी चली थी इस चीज़ पर और गवर्नमेंट ने सिरे से इसको खारिज किया था। और मुद्दा क्या था कि जिन आयामों पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स लाया गया था, जो 4 आयाम थे, अल्प पोषण से रिलेटेड था, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि ठिगनापन से रिलेटेड था, दुबलापन से रिलेटेड, और 0 से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु, इन सब 3-4 आयामों को लेकर के ये पूरा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लाया गया था। उसमें भी क्या था कि जो कुछ हजार लोगों से ही आंकड़े पूछ करके, वो भी फोन कॉल के द्वारा पूछ करके, ये जो है पूरा इंडेक्स तैयार किया गया था। तो इन सब को लेकर के एक आया था, बहुत जो सूचकांक आया, उसके बाद में देश में बहुत सारा ये मुद्दा रहा, बहुत दिन तक ये चलता रहा हंगर इंडेक्स के बारे में। तो ये ग्लोबल लेवल पे ओवरऑल इंडिया के हंगर इंडेक्स की बात थी। लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो क्या बात कर रहा है, जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, उनमें जीरो फूड की बात कर रहा है। मतलब इस आर्टिकल में एक यूपी की महिला है जो बता रही हैं कि वो एक क्या है, हाउस होल्ड का काम करती हैं, कहीं घर घर जा करके चूल्हा बर्तन करने वाला काम है उनका, और उनका जो बच्चा है उनको क्या है, वो सही फूड सप्लीमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रही हैं। तो ये पूरा जो आर्टिकल है इसमें कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि जो इंडिया में 21.8% जो बच्चे हैं ना, 21.8% बच्चे जो है वो इस जीरो हंगर से जूझ रहे हैं। उसमें भी कुछ स्टेट्स के नाम बताए गए हैं। स्टेट्स में यूपी सबसे पहले नंबर पे है, यूपी में सबसे ज़्यादा ये कंडीशन खराब है। उसके बाद में बिहार और भी नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 28.4%, बिहार में 14.2%, महाराष्ट्र में क्या है 7.919% और राजस्थान में 6.5%
एंड मध्य प्रदेश में 6%। तो यूपी सबसे ज्यादा खराब कंडीशन में है जीरो हंगर के मामले में, जहां पर 6 मंथ से लेकर के 23 मंथ का यानी कि 23 महीने तक के बच्चों को फूड सप्लीमेंट सही से नहीं मिल पा रहे हैं। अब ये जीरो फूड का मतलब है बहुत सारी चीजें आपकी आ गई। सबसे पहले तो आप इसको अपने आंसर राइटिंग में एसडीजी से कनेक्ट कर सकते हैं। जब मैं एसडीजी पढ़ाती हूँ तो हमेशा ये 2-4 जो इंपॉर्टेंट एसडीजी है उसको कोट करती हूँ, और वो सिर्फ मैं बताने के लिए कोट नहीं करती हूँ, वो मैं इसलिए कोट करती हूँ ताकि आप उसको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकें। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हंगर की, तो हमें जो है एसडीजी 2 के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या बोलता है? एसडीजी 2 है वो भुखमरी के ऊपर है, और ये बोलता है कि भारत में जो है 2030 तक इस समस्या को, भारत से लेकर के पूरे विश्व में 2030 तक इस समस्या को दूर करने के ऊपर काम करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काम तो करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रही है। मिशन इंद्रधनुष वगैरह चलता होता है, जिसमें बच्चों के टीकाकरण और सुपोषण से रिलेटेड बहुत सारी अन्य स्कीम चल रही हैं, जैसे कि आपका जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम है, जो आपका सार्वजनिक खाद्य जो वितरण प्रणाली है हमारी, वो भी काम कर रही है। लेकिन अभी भी स्थिति इतनी खराब क्यों है? तो ये पूरा जो आर्टिकल है इसी को बता रहा है कि कितनी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ आई है जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसको हमने डिनाई तो कर दिया कि ठीक है उनके जो डाटा कलेक्ट करने का माध्यम सही नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ में ग्राउंड लेवल पे भी चीज़ें खराब हैं। और ये जो इंटरनल डाटा फिर से एक आया है, दूसरी रिपोर्ट आई है, तो हर रिपोर्ट को हम खारिज तो नहीं कर सकते, हमें इसकी तरफ सोचना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो है वो जीरो हंगर से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक था, और इसमें हमने चर्चा की कि क्या समस्याएं हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो ठीक ऐसे ही किया जा सकता है कि जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें अब बच्चों के लिए भी स्पेशल कुछ प्रावधान हो, बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड की जाए। इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि आंगनबाड़ी में जो चीज़ें उनके लिए अलॉट होती हैं वो उनको सही तरीके से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट से चीज़ें आ जाती हैं लेकिन वो बच्चों तक और फैमिलीज तक नहीं पहुंच पाती। स्पेशली गाँव के लेवल पे क्या होता है, लोगों को अपने बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि कितना अनाज आया एक बच्चे के लिए पर डे, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कैलोरी की, उस हिसाब से बच्चों के लिए खाना आता है आंगनबाड़ी में। लेकिन ये दिक्कत होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितना हमारे लिए खाना आया, और फिर अपने अधिकारों के बारे में उनको नहीं पता है तो वो जाके मांग भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे कुछ लूप होल्स हैं जिनकी वजह से कंडीशन इतनी खराब अभी भी बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है पुअर नेशंस इनएस्टिमेटेबल गिफ्ट टू रिच। इसमें क्या बोला गया है? एक बात बोली गई है कि जो इन अ न्यू रिपोर्ट ऑन द ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि किसी इंसान को क्या कर दिया, आपने पढ़ा लिखा दिया, यहाँ पर पढ़ाने लिखाने के बाद में अब उसके मन में क्या आ गया कि चलो अब विदेश में जाएं, पैसा कमाएं, ऐसी वाली चीज़ आ जाती है। ब्रेन ड्रेन करने का मतलब है कि किसी को मैनिपुलेट कर देना। तो ये जो पूरी चीज़ है वो इसी चीज़ पर डिपेंड है ये पूरा आर्टिकल, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छे ट्रेनीज, अच्छे डॉक्टर्स या अच्छे एम्प्लॉयज निकल रहे हैं, लेकिन उनका मेन फोकस क्या हो रहा है, विदेशों में जाकर के अपनी सेवाएं देने का। तो ये जो सिस्टम है इसके लिए बोला गया है कि स्पेशली जो ब्रिटेन है, कनाडा है, यूएसए है, यहाँ पे ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो बाहर से आकर के अपना यहाँ पे इन देशों में बसे हुए हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें एक बात बोली गई है कि इट कॉस्ट अबाउट 50,000 टू ट्रेन अ फिजिशियन इन द यूनाइटेड नेशंस। ही पॉइंट्स आउट सम 7,000 फॉरेन फिजिशियन वर एडमिटेड टू द यूनाइटेड स्टेट 1972। इसमें क्या बोला गया है कि जो क्या है कि बहुत गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज में अपने यहाँ पे एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, ये सब चीज़ों पे बहुत खर्च करती है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा लें और वो क्या है हमारे देश को सर्व करें। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ से बच्चे क्या होते हैं, गवर्नमेंट के पैसे पर शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, स्पेशली आईआईटी वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट के कॉस्ट पे अच्छा कैंपस उनको मिल जाता है, बच्चे पढ़ लेते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह देती है, उस पर पढ़ लेते हैं, और वो बजाय इंडिया में अपनी सर्विस देने के वो क्या फॉरेन को ऑप्ट करते हैं। फॉरेन ऑप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा, लाइफ स्टैंडर्ड हमारा और अच्छा होगा। तो ये बोला
गया है इस आर्टिकल में कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश है ना, उनको इसको एज अ गिफ्ट के तौर पे लेना चाहिए और जो विकासशील देश हैं उनको एक तरीके से कंपनसेट करना चाहिए इस चीज के लिए कि वहां से आप सस्ते दामों पर ट्रेनिज लेके आ रहे हो। इसमें इस आर्टिकल में एक बात ये भी बोली गई है कि सिर्फ ट्रेनिज लेके नहीं आ रहे हो, सस्ते दामों पे तो लेके आ रहे हो, पर वो इतने ज्यादा ट्रेंड होते हैं कि उनको क्या है, वापस से ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं होती, वो पहले से ही वेल ट्रेंड होते हैं। तो वेल ट्रेंड होते हैं मतलब कि क्या, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम चलता है कि आपने कोई डिग्री प्राप्त की और डिग्री प्राप्त करने के बाद में फिर आप कहीं एम्प्लॉय बन के जाते हो किसी कंपनी में, तो क्या होता है 5 महीने 6 महीने की आपको एज अ ट्रेनर रखा जाता है कि पहले हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि काम कैसे करना है, क्या करना है, और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे परमानेंटली, है ना। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ से या फिर अन्य डेवलपिंग कंट्री से जो लोग विदेशों में जा रहे हैं वो इतने वेल ट्रेंड होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि विदेशों में ये ट्रेनिंग देने वाला कॉस्ट भी बच जा रहा है, मतलब वहां पर लोगों को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ रही है। तो ये सब चीजें क्या है, जो फॉरेन कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट हो गया है ना, बहुत ही आसान चीज हो गई है कि आप विदेश से, दूसरे देशों से, डेवलपिंग कंट्री से अपने आप एम्प्लॉय ला रहे हो, अपनी अर्थव्यवस्था में उसका बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन उसके बदले आप कंपनसेट नहीं कर रहे हो। तो ये पूरा टॉपिक है वो आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक तो सोसाइटी के मामले में भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि सोसाइटी में क्या चीजें हो रही हैं, कि हमारा समाज है एक आधुनिकीकरण पे इतना ज्यादा फोकस है कि हम अपने यहाँ पर अपने देश को सर्व करने की बजाय एथिकल इशू भी इसमें आ जाता है कि अपने देश को सर्व करने की भावना हमारे अंदर नहीं है। हम क्या है, लाभ तो अपने देश में ले रहे हैं लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो दूसरे देश को जाके दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जीएस पेपर 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि इकोनॉमी के लिए ये हमारे बहुत बड़ा लॉस है कि हम अपने यहाँ के लोगों को इतनी अच्छी बेटर एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि वो अपने देश में ही रहें, उनको अच्छी कंडीशन हम अपने देश में ही दें ताकि उनको विदेशों में ना जाना पड़े और अपने देश में रह करके हमारे यहाँ से प्राप्त की गई शिक्षा को हमारे यहाँ के लोगों के लिए वो यूज करें। तो आप इसको जीएस पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, किसी भी आर्टिकल को पढ़ने का क्या तरीका है कि आर्टिकल आपने पढ़ा, कोई भी नॉलेज आपने ली कहीं से, तो उसको आप किस तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी मैं कोई भी टॉपिक लेके आती हूँ तो मेरा यही विजन रहता है कि मैं इसको कितने अन्य तरीकों से, कितने अन्य डायमेंशन से आपको बता सकूं। और ये आज का थोड़ा आर्टिकल बहुत सारे थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ी बीच बीच में चीज़ें बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाई होंगी, लेकिन जो भी है जितना मैक्सिमम मिल सकता है वो तो आपको मैं दे ही रही हूँ। साथ के साथ में अभी मैंने कल ही बोला था कि मैपिंग वगैरह का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं 1-2 दिन में ही मैपिंग का भी स्टार्ट कर दूंगी। तो एक तरीके से आपका क्या होगा, ज्योग्राफी का भी एक पार्ट जो है मैपिंग वाला वो तैयार होता रहेगा। तो मैपिंग जो है वो बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट होता है, छूट जाता है ये हमेशा। हम सोचते हैं कि हम जीएस पढ़ ले, उस चक्कर में क्या होता है हम देख लेंगे लास्ट मोमेंट में, और एग्जाम आते आते तक भी हम वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि मैपिंग को देख पाए। तो मैं कोशिश करूंगी कि कल से ही मैं मैपिंग का एक जो है कंट्री का कोई भी स्पेसिफिक जो जगह होगी या कोई न्यूज़ ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगी, तो मैं उसका मैप भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया करूंगी। तो चलिए, ये पूरा टॉपिक रहा आज का। अंत में हमारे जो नोटबुक चैनल है वो एनसीईआरटीज़ के कोर्सेज भी चला रहा है, तो आप हमारा नोटबुक आईएएस का जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको आज की हमारी ये पहल, हमारी ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।